Prime Minister insisted that we increase the deposit insurance from 1 lakh to 5 lakh. So, I would like you all to kindly take all on board. We can assure through you once again all the depositors that their money is safe. We shall ensure that very speedily this will be resolved and a restructuring of this bank will happen in the interest of the depositors and the interest of the economy. तो यस बैंक के संकट से बचाने के लिए सरकार ने कमान संभाल ली है। आज रेजोल्यूशन प्लान पर बैठकों का सिलसिला चल रहा है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही यस बैंक का रोड मैप भी जारी हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त जगत के बड़े दिग्गजों ने पूरी उम्मीद यहां जताई है कि यस बैंक के ग्राहक और निवेशकों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाया है और जल्द ही समाधान का रास्ता साफ हो जाएगा। वित्त मंत्री ने आरबीआई के फैसले को निवेशकों के हित में भी बताया है। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि निवेशकों के पैसे सुरक्षित हैं। लेकिन योर मनी का आज का शो हम इसी मुद्दे पर करने वाले हैं, जहां पर हम बताएंगे कि निवेशक हो या खाता धारक हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यस बैंक के संकट से आपके निवेश पोर्टफोलियो पर किस तरह का असर पड़ेगा और क्या है आपके लिए हल, इन्हीं पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी, वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज, लेट्स टॉक मनी की मोनिका हलन और मनी स्कूल के अर्नव पंड्या। आप सभी का इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले मोनिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम चाहते हैं कि निवेशकों को, दर्शकों को पहले हम यस बैंक का जो पूरा मामला है वो आसान भाषा में समझाएं कि कैसे उनके पोर्टफोलियो पर इस पूरे संकट का असर पड़ सकता है। आपने ठीक कहा है, जो डिपॉजिटर हैं, जिनका खाता है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। पर जो निवेशक हैं, जिनके पास या तो शेयर्स थे या म्यूचुअल फंड थे जिसमें यस बैंक के शेयर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, उनको ज़रूर नुकसान होगा। पर जो ज़्यादा पैनिक फैल रहा है वो उनका फैल रहा है जिनके पैसे डिपॉजिट है यस बैंक के अंदर और वो उसको 50,000 से ज़्यादा इस समय ले नहीं पा रहे हैं। तो आरबीआई का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्लान है इस वक्त, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर्स खरीदेगा यस बैंक के, और बार बार ये अश्योरेंस दी जा रही है कि जो डिपॉजिटर्स हैं, जिनके खाते हैं, उनका पैसा सुरक्षित है। जो निवेशक है, जिसके पास शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, डेट फंड है या इक्विटी फंड है, उनको ज़रूर हिट ऑलरेडी पहुंच चुका है और वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर को नहीं प्रोटेक्ट कर रही है सरकार या स्टेट बैंक, जो डिपॉजिटर है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है कि डिपॉजिटर सेफ है, जो निवेशक है उसको हिट ज़रूर लगेगा। ऑलराइट, अर्नव जी, आपसे हमें समझना है कि यस बैंक का ये संकट आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया। सरकार यहाँ पर बचाने के लिए सामने तो आई है, आरबीआई भी कड़े कदम उठा रहा है, रेजोल्यूशन प्लान भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इस स्थिति में ये बैंक आया कैसे? थोड़ा बैकग्राउंड आप दें हमारे दर्शकों को। जी, अगर आप देखें तो ये जो यस बैंक का पूरा मामला है वो आज की तारीख का एक नया प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है। पहले आपने देखा कि एक बार जो प्रमोटर्स थे उनके बीच में काफ़ी बड़ा झगड़ा था कि किस तरह बैंक का मैनेजमेंट किया जाए, और उससे काफ़ी समय तक ये पूरी चर्चा में रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे कि कई सारे और बैंक्स हैं भारत में, वहाँ पर इनका जो लेंडिंग है वो भी धीरे धीरे, उनके जो ग्रॉस एनपीएज है वो बढ़ते चले गए। और क्योंकि इस प्रकार से जब एनपीएज बढ़ते हैं तो आपको प्रोविजनिंग के लिए पैसा रखना पड़ता है, इन एडिशन नया कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ता है। अब क्योंकि प्रमोटर्स जो थे वो नए कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसीलिए बैंक कई समय से नए निवेशक ढूंढ रहा था। अब नए निवेशक भी, कई सारी बातें आई कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा, और ये जो पैसा जो था निवेशक का वो आया नहीं है। अब इसको लेके हुए अब एक जो नई डेडलाइन आने वाली थी, जो सिर्फ अब कहीं थोड़े दिनों की दूरी थी उसके लिए, उसके पहले आरबीआई ने फाइनली अब ये तय कर दिया कि इस बैंक को अगर इसी तरह चलाया गया
तो फिर और संकट जो है वो गहराएगा। इसीलिए उसने आके वो मोरेटोरियम रख दिया है और अब एक नई स्कीम लाने की योजना है जिससे वो नए निवेशक बैंक में पूंजी डालने के लिए शायद आगे आएंगे। तो ये पूरा जो मामला है वो कई सालों से अब आप कह सकते हैं कि चल रहा है। धीरे धीरे सभी को पता था कि क्या हो रहा है, पर जो फाइनल ट्रिगर जो था कि अब इसको और ख़राब नहीं होने दिया जाएगा, वो आपने कल आरबीआई के एक्शन से देखा और जिसके हिसाब से आज का पूरा जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ऑल राइट। इस बीच मैं बता दूं कि तमाम दर्शक जो कि खाता धारक है इस बैंक में या निवेशक हैं, अगर आपको कोई सवाल पूछना है हमारे पैनलिस्टों से तो हम लाइव हैं इस वक्त फेसबुक पे, अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारे पैनलिस्ट आपके सवाल का जवाब देंगे। लेकिन अब मैं आती हूँ रेजोल्यूशन प्लान पर, क्योंकि इसकी बारीकियां समझना भी बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरोज ये बात कही कि मोटरम पीरियड के अंदर ही एक खाका तैयार हो जाएगा, आरबीआई जो है हल निकाल देगा और वो जो नई स्कीम की बात हो रही है वो लागू भी हो जाएगी। प्लान क्या है, विस्तार से बताएं हमें। निवेशकों को क्या मिलेगा, डिपॉजिटर्स को क्या मिलेगा इस प्लान के तहत? आई थिंक पहले तो निवेशक जो है, डिपॉजिटर्स जो है वो बहुत सेफ हैं। क्यों सेफ हैं? क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस भी है और ये डिपॉजिटर्स को बचाने की ये पूरी स्कीम है। और डिपॉजिटर्स ही सबसे ज्यादा हैं, 2 लाख मोर देन 2 लाख करोड़ की डिपॉजिट्स हैं उनके पास। तो बैलेंस शीट साइज काफी बड़ी है। पॉइंट 1, डिपॉजिटर हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, आरडी है, ये सब डिपॉजिटर कहलाती है। अब निवेशक 2 किस्म के हो सकते हैं। निवेशक हो सकता है या तो फिर स्टॉक का निवेशक, या फिर बॉन्ड का निवेशक, या फिर म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर आपने बॉन्ड खरीदे हो, म्यूचुअल फंड को खरीदने के बाद फंड मैनेजर ने अगर थोड़े पैसे यस बैंक के बॉन्ड में डाले हो तो आपका ऑटोमेटिकली आपका पैसा आपने नहीं लगाया बट फंड मैनेजर ने आपके बिहाफ पे लगा दिया। सो ये 3 किस्म है। सो इन्वेस्टर्स जो है, स्टॉक की जो परचेज है 8 रुपीज प्रीमियम पे हो रही है, तो 2 रुपए का शेयर 8 रुपए की प्रीमियम पे, मतलब 10 रुपए पे नई इन्फ्यूजन होने की संभावना है। तो अगर 10 रुपए पे हो रही है तो आज की क्लोजिंग यस बैंक की 16 रुपए कुछ थी, तो 6 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है लोगों को जो स्टॉक की बात कर रहे हैं। पॉइंट 1। अब सबसे ट्रिकी सिचुएशन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की। म्यूचुअल फंड्स के जो 32 या 33 स्कीम्स हैं जिन्होंने फंड के यस बैंक के परपेचुअल बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, नॉर्मल बॉन्ड्स नहीं, बासल 3 परपेचुअल बॉन्ड्स खरीदे हैं 25 स्कीमों के पास। बासल 3 के बॉन्ड्स हैं और जो ड्राफ्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि इसके पूरे पैसे राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। ये बहुत दुख की बात है, बट 9,000 करोड़ टोटल आउटस्टैंडिंग है परपेचुअल बॉन्ड्स में। म्यूचुअल फंड के पास 1/3 है। तो ये पहली ड्राफ्ट में जो लिखा हुआ है कि परपेचुअल बॉन्ड्स विल बी रिटन ऑफ, अगरचे वो हो जाता है ड्राफ्ट से रियलिटी तो म्यूचुअल फंड वालों को नुकसान होगा। बट खुशखबरी ये है कि पूरे फंड्स ने एक्सपोजर नहीं लिया, 32 फंड ने एक्सपोजर लिया है। उसमें भी काफी सारे फंडों में बहुत छोटा छोटा एक्सपोजर है, और 2%, 1%, 3%। तो डिपॉजिटर के तो पूरे पैसे फंसते हैं, इसमें सिर्फ 1, 2, 3% लगते हैं। तो ऐसे एक्सीडेंट में 2-3% जाने की संभावना होती है। परपेचुअल बॉन्ड वो होते हैं जिसमें आम बॉन्ड से ज्यादा रिस्की होते हैं। ऐसे क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस में उनकी राइट ऑफ की भी प्रोविजन होती है, कूपन की। सो दैट्स द की। 25 आउट ऑफ द 32 म्यूचुअल फंड्स हैव बासल 3 परपेचुअल बॉन्ड्स। ऑलराइट, मोनिका जी, यहाँ पर हमें ये समझना है, देखिए 32 स्कीमें हैं जिनका लगभग 2848 करोड़ का एक्सपोजर है अगर हम इस बैंक की बात करें, और ज्यादातर एडिशनल टियर बॉन्ड्स है जैसा कि यहाँ फिरोज ने भी मेंशन किया है। कुछ स्कीम्स का अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो निपॉन इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें एक्सपोजर है। लेकिन निवेशकों के लिए अब टेंशन की बात यही है, अगर मैं म्यूचुअल फंड निवेशकों की बात करूं, इक्विटी हो या डेट हो, किस हद तक का झटका उनके पोर्टफोलियो पे लगेगा, एनएवी फंड्स की किस हद तक नीचे जाएगी, अब वो क्या करें, क्या अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करें या थोड़ा सा इंतजार करें, क्या सलाह होगी आपकी? कविता, अब जो हिट लगना था वो लग चुका है, जो एनएवी का ड्रॉप होना था वो हो चुका है, तो इस वक्त कुछ करने का फायदा नहीं है। और जैसा कि अभी हमने सुना है कि जो आपका मैक्सिमम हिट है वो 1, 2, 3, 4% तक का हो सकता है, और फिर दोबारा से ये समझ आता है कि जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर जो हिट आता है वो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से थोड़ा आता है। आप सोचो कि अगर आपके पास सिर्फ शेयर्स होते हैं तो आपका पैसा ड्रास्टिकली गिरता है, पर अगर आपका पोर्टफोलियो है उसमें एक पार्ट है, जैसे इनके येस बैंक के बॉन्ड्स होंगे, वो 50 बॉन्ड्स में से
2% या 3% होंगे, तो जो आपके ऊपर प्रो रेटा हिट आएगा वो सिर्फ उतना आएगा। वो हिट तो आएगा ही आएगा, पर आपको आगे, जब आप आगे निवेश की बात सोच रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपको, स्पेशली जब आप बॉन्ड फंड्स खरीद रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुली देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के बॉन्ड्स हैं, AAA रेटेड है कि नहीं है। आपको बॉन्ड पोर्टफोलियो का कॉम्पोजिशन जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि फंड हाउसेस ज्यादा रिटर्न देने के लिए थोड़े रिस्की वाले बॉन्ड्स भी ले लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है बॉन्ड फंड में जो पैसे डालते हैं, देखना कि आपका रिस्क लेवल क्या है इस चीज का। और सेबी को जरूर करना चाहिए, जो रिस्कोमीटर है उसमें क्रेडिट रिस्क को भी उसको इंक्लूड करना चाहिए। ऑलराइट अर्नब जी, यहाँ पे क्योंकि हम दर्शकों के सवाल भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, बहुत दर्शक ये समझना चाह रहे हैं कि बाकी बैंकों में भी इस तरह की हालत हो जाएगी, इस तरह के संकट के मामले सामने आएंगे। एक येस बैंक का मामला हमने अभी देखा है, उससे पहले पीएमसी में भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिपॉजिटर्स में, निवेशकों में काफी हद तक डर फैल गया है। हम उन्हें कैसे समझाएं कि यहाँ पर सरकार जो है मुस्तैदी से आगे आ रही है और उनके हितों की रक्षा कर रही है? नहीं, दो चीज़ें हैं यहाँ जो समझनी है। पहली बात ये कि ये केस जो है वो स्पेसिफिक इस बैंक के लिए केस है, यानी कि इससे कोई फॉल आउट दूसरी बैंकों पे नहीं है। तो ये एक जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ भी जो ज़रूरी है, जो एक्चुअली निवेशक के लिए एक रिस्पाइट जैसी चीज़ है, वो ये है कि एज फार एज ये सब शेड्यूल बैंक्स और वो सब है भारत में, वहाँ सरकार ने बैंकों को फेल होने नहीं दिया है। यानी कि आप हिस्ट्री में देखिए, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हो, बैंक ऑफ बनारस हो, दूसरी बैंक ऑफ राजस्थान हो, सभी को के लिए सरकार ने कोई प्लान लाके इनको फेल होने नहीं दिया है। तो इस प्रकार की बैंक्स में और यहाँ इतनी कोई चिंता नहीं है कि आपका पैसा एट रिस्क है। इसके सामने आप देखिए कि कोऑपरेटिव बैंक्स एक अलग स्थिति में है। तो ये जो नॉर्मल बैंक्स हैं, जो जिसे हम शेड्यूल बैंक्स कहते हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं, उसमें ऐसी कोई चिंता नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि येस बैंक की केस के असर से दूसरी बैंकों पर असर नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डिपॉजिट होल्डर है उनको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि सभी बैंकों में तकलीफ होगी या ज़्यादा बैंकों में तकलीफ होगी। उनको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब वो अपना पैसा डिपॉजिट में रखते हैं तो सिर्फ एक बैंक में न रखे और थोड़ा स्प्रेड आउट करे। क्योंकि अब देखिए कि क्योंकि जो इंश्योरेंस लिमिट भी बढ़ाई गई है, तो ये अच्छी चीज है कि आप तो कहीं ना कहीं आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को देखना होगा। डाइवर्सिफिकेशन, जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, डाइवर्सिफिकेशन काफी हद तक काम में आ सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे, दर्शकों से जुड़ेंगे, उनसे उनके सवाल लेंगे और आपको बताएंगे कि येस बैंक के संकट में अगर आप भी फंसे हुए हैं तो आपके लिए सही हल क्या है। इस ब्रेक के बाद ऑलराइट, तो येस बैंक के संकट में आप डिपॉजिटर हो या निवेशक हो, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, यही खास पेशकश लेकर आया है योर मनी। और अब शामिल करते हैं लोगों के सवाल, दर्शकों के सवाल। और पहला सवाल मैं लूंगी अंशुल भार्गव का, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। फिरोज ये पूछ रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद एक बार आरबीआई ने अपना प्रपोजल प्लान लागू कर दिया, उसके बाद भी हमें एज अ डिपॉजिटर क्या रुकना चाहिए येस बैंक के साथ? मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई हो चुकी है और रेजोल्यूशन भी आ चुका है। सो इसके बाद पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। और इसमें इसके हिसाब से तो, मेरे हिसाब से तो बैंकिंग सिस्टम पे विश्वास बढ़ना चाहिए इस एपिसोड के बाद। बिकॉज एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को रिवाइव करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि डिपॉजिटर का पैसा सेफ रहे, तो गवर्नमेंट ने अपना पूरा काम किया हुआ है। So I think I would stay invested, और मेरा भी अकाउंट है तो I will stay invested. Alright, मोनिका मैम, अनीशा सिंह हमारी दर्शक हैं जो आपसे पूछना चाहती हैं कि मेरे पास फिक्स डिपॉजिट भी है येस बैंक में और इनका सैलरी अकाउंट भी है, अब अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो मुझे आगे इस निवेश के लिए रणनीति क्या अपनानी चाहिए? आपका अगर डिपॉजिट है और सैलरी अकाउंट है तो फिर वो येस बैंक नहीं रहेगा, क्योंकि जो रेजोल्यूशन प्लान के तहत वो स्टेट बैंक इसको टेक ओवर कर रहा है, 49% ले रहा है। तो जो मैनेजमेंट है वो पूरा चेंज होगा, जो एसबीआई की जो पॉलिसीज हैं वो चलेंगी उसमें। तो मुझे लगता है एक बार ही रेजोल्यूशन हो जाता है तो फिर वो किसी भी और बैंक की तरह होगा। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि
फिर यही बात है कि जी। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, तो सरकार डिपॉजिटर्स का आके ख्याल जरूर रखती है। तो मुझे लगता नहीं है कि जरूरत होगी फिर आपको उसमें एग्जिट करने की, क्योंकि रेजोल्यूशन हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला है एक और ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद दर्शकों के सवाल और आखिर में आपको यस बैंक के संकट से क्या मोटी सीख मिलती है आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए, वो बताएंगे आपको। शो का आखिरी पड़ाव, और ऐसे में जितना जल्दी हो सके हम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल मैं लूंगी, जो कि अरुण पुरी है। और अर्नव जी ये पूछ रहे हैं कि डिपॉजिटर हैं यस बैंक के, मोबाइल ऐप के थ्रू ये पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी दुविधा में है, इनके लिए कोई निष्कर्ष है आपके पास? देखिए, क्योंकि आज तकलीफ हो रही थी सिस्टम में ये देखने के लिए कि 50,000 की लिमिट ब्रीच ना हो, तो पॉइंट ऑफ सेल का जो ऐप्स है वहीं पे मोबाइल ऐप और फिर डेबिट कार्ड्स, एटीएम सभी को डिसेबल किया गया है। इसीलिए इनको अगर पैसा विड्रॉ करना है तो ब्रांच जाके वो कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आखिरी के 20 मिनट है मेरे पास, 20 सेकंड है, माफ कीजिएगा। फिरोज, सीख क्या मिलती है? एक दर्शक है सौरभ पांडे, कह रहे हैं हमारे पूरे परिवार का खाता यस बैंक में है और अब सबके सब डरे हुए हैं क्योंकि वो पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। इस तरह के संकट और मामले जब सामने आते हैं तो हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि 5 लाख के नीचे एक बैंक अकाउंट में रखें, एक नाम पे। अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो 5 लाख के नीचे रखना है आपको, क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस है। सेकंड सीख ये है कि इस स्टॉक में बहुत सारा रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ था, ऐसे स्पेक्यूलेट ना करें। कभी भी बॉन्ड्स डायरेक्टली ना खरीदें, म्यूचुअल फंड से खरीदेंगे तो कम पैसे आपका नुकसान होगा और पूरे पैसे नहीं फंस पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड में रखें 5 लाख और स्टॉक स्पेक्यूलेट ना करें, जो बहुत ज्यादा हुई थी लास्ट 2 महीने में। ऑलराइट, साथ ही जागरूक रहें, सतर्क रहें, ये बहुत जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन का आपको फायदा उठाना चाहिए, उससे न सिर्फ आपका रिस्क कम होता है जब बल्कि आप रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो इन बेसिक बातों का ख्याल रखना होगा और जागरूक रहना होगा, सतर्क रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। नमस्कार।